हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सचिन साहनी और आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इसके पहले कुछ पेपर अपलोड करी थी यूपीपीसीएल के पार्ट में, जो कि लेखा लिपिक का था। मैंने बताया था कि ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर, अकाउंट का पेपर था, जो कि लेखा लिपिक का है। 2017 में ये वैकेंसी आई थी, 18 में पेपर हुआ था और इसका पेपर 2 बार हुआ था। एक बार 9 फरवरी को हुआ था, दूसरी बार ये 28 अगस्त को हुआ था। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर लीक हो गया था। लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है कि सर ये पेपर आपने जो अपलोड किया है वो यूपी ऑरिजिनल का पेपर है, ये तो सिलेबस के बाहर की चीज़ें पूछा है। बिल्कुल दोस्त, सिलेबस के बाहर पूछा गया था। मैंने भी अपने जीवन में पहली बार उस टाइम पेपर दिया था यूपीपीसीएल का। पहली बार जब दिया था टोटली थ्योरी थी, मेरी बेकार हो गई थी उस टाइम पेपर। टोटल थ्योरी था और प्लस उस टाइम मुझे कंप्यूटर की 1% की जानकारी नहीं थी, मैं फेल हो गया था। ठीक है, और पेपर में मेरा स्कोरिंग भी बहुत कम था, उस 75 क्वेश्चन ही आया था जो कि अकाउंट्स में। लेकिन सेकंड टाइम दोस्तों, जब मुझे पता लगी कि ये पेपर कैंसिल हो गया, मैं लग के पढ़ा था, कंप्यूटर ही सिर्फ पढ़ा था, है ना। और कॉमर्स में मैंने जो है पढ़ा नहीं, चूँकि थ्योरी आई थी तो भी हमारी उस टाइम जो 75 क्वेश्चन में मेरे 48 क्वेश्चन सही थे कॉमर्स में। लेकिन सेकंड टाइम दोस्तों मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी, है ना। उस टाइम मैं आपको बता दूं, मैंने हिंदी भी खूब अच्छे से पढ़ ली थी, मैथ भी पढ़ ली थी, और कॉमर्स तो मान लो मेरा तैयार ही था। लेकिन अच्छा स्कोरिंग इसलिए हो गया कि उस टाइम दोस्तों 35 क्वेश्चन के आसपास टैक्स आ गया था, ऑडिट भी था 2-4 क्वेश्चन, बाकी अकाउंट था। इस वजह से मेरे अकाउंट में आपको मैं बता दूं, मेरे 72 क्वेश्चन सही थे कॉमर्स सेक्शन से। ठीक है, इस वजह से मेरी स्कोरिंग बहुत तगड़ी हो गई थी, प्लस हिंदी और मैथ। ठीक है, इन दोनों को मिला के मेरे लगभग 108.5 मुझे फाइनली मुझे मिला था नंबर। बट कंप्यूटर में दोस्तों मुझे फिर भी मैं पढ़ के गया था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं 50 का 50 तुक्का मार के आया था, जिसमें से मेरे 29 क्वेश्चन मात्र सही थे, मैं फेल हो गया था। ठीक है, तो ये है 21 क्वेश्चन गलत हो गया था। फिलहाल कोई बात नहीं है, अब तो स्थिति बहुत अच्छी है ना। तो पेपर आप देख लो, आपत्ति थी आपको, आप लोगों को जिसको भी आपत्ति था, यूपी आरविनल का पेपर कह रहे थे, आप लोग देख लीजिए, यूपी आरविनल नहीं है दोस्त, ये यूपीपीसीएल है। ठीक है, बुक अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का नाम देके आपसे पूछा था क्या, टैक्स पूछा था, ऑडिट पूछा था। लेकिन मेरे लिए तो अच्छा था, बट जिसको नहीं आता उसके लिए तो भाई प्रॉब्लम थी ही। चलिए देखते हैं। आप लोगों के सपोर्ट के लिए दोस्तों मैं कोई भी बातें अगर बताता हूँ, मैं गलत नहीं बताता, लेकिन कुछ लोग बुरा मानते हैं, कहते हैं नहीं गलत है, झूठ बोल रहे हैं। तो आप देख लीजिए भाई, आप अपने आंखों से देख लेंगे तो संतुष्टि रहेगी ना, तसल्ली रहेगी। मैं नहीं दिखा रहा था, फिर भी मैं बताया था, भैया देख लो आप लोग, ये कंप्यूटर का हमारा ये लेखा लिपिक का पेपर है। अब इसमें इंग्लिश देख लो भाई साहब, आप लोग इंग्लिश इतनी स्ट्रांग आई है। देखो पैसेज दिया है, एक क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 2-3 मिनट लग जाएगा पढ़ने में, समय बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्विंग था ये क्वेश्चन, सब इसी तरीके से आया था इंग्लिश, ये भी देख लो। ठीक है, इतने बड़े बड़े पैसेज देखिए, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था, एक ठो आंसर देना, इतना बड़ा पैसेज पढ़ो, देख लो। फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं, फिर देख लीजिए आ गया, है ना। इतने लंबे लंबे पैसेज, बताओ इतना लंबा पैसेज पढ़ने में कितना समय ऑब्जर्विंग होगा, एक ठो आंसर देना है ना। फिर देख लिया, आ गया लगभग 7-8 क्वेश्चन इस तरीके से पैसेज ही हैं आपके, ठीक है, इंग्लिश में। और देखिए अब इसके बाद ठीक है सब, है ना। इस तरीके से दोस्तों इंग्लिश की भी क्वेश्चन उस टाइम आए थे, बड़े बड़े पैसेज दिया गया था 5-6 क्वेश्चन में, है ना। अब चलिए हम आते हैं कॉमर्स के सेक्शन पे, दिखाते हैं आपको कि आगे के क्वेश्चन क्या थे। 40 तो मैंने करा ही दिया था। चलिए 40 नंबर 1 से देखते हैं। अगला है, लागत प्लस सहमत हुए लाभ प्रतिशत के आधार पर अंतर विभागीय स्थानांतरण किए जाते हैं, तो वर्ष के अंत में अनबिके माल का क्या किया जाता है। ये बताओ कि डिपार्टमेंटल जो है हमारा जो है ट्रांसफ़र है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हुआ है, ये डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आए हैं, लागत प्लस सहमत हुए लाभ का प्रतिशत के आधार पर भेजा गया है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, लदान को अनबिके माल के मूल्य से अलग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन था। तीसरा हमारा सही है कि लदान को अनबिके माल के मूल्य से अलग किया जाना। ये लदान मतलब लोडिंग जो होती है, लोडिंग बोले तो हम बोलते हैं ना कि जो हमारी अनरियलाइज एक तरीके की ये प्रॉफिट है। ठीक है, जो कि हमारे स्टॉक में इंक्लूडेड होता है, वही चीज़ है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। ठीक है, उसे कॉस्ट से बाहर करके हम लोग निकाल देंगे बाहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत वेतन भोगी द्वारा आयकर विवरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या होती है। तो 31 जुलाई होती है। ठीक है, ड्यू डेट हमारी क्या होती है, 31 जुलाई। टैक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद
स्व संतुलनकारी बही के अंतर्गत लेनदार बही और कर्जदार बही के अतिरिक्त अन्य सभी बहियों को निर्दिष्ट करने के लिए जिस बही का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है, तो सामान्य बही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चूँकि ये टैक्स है, ऑडिट है, हम लोगों के लिए तो टैक्स वैसे तो बहुत अच्छा लगता है करने में, लेकिन जो दोस्त नहीं पढ़े हुए उनके लिए दिक्कत होगी, है ना, अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो चूँकि हम लोग तो भाई प्रैक्टिस में हैं, है ना, सीए लाइन में सीए कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत आसान है। कॉमर्स तो हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बट ये है कि कंप्यूटर में सबकी स्थिति वही हो जाती है एग्जाम में, चूँकि पेपर कैसा आएगा ना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना हम, सब कुछ डिपेंड करता है कंप्यूटर पे। ठीक है, तो कंप्यूटर अच्छे से पढ़ो सब लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विभिन्न विभागों के बीच प्रशासनिक व्यय को के आधार पर विभाजित किया जाता है। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की बात कही गई है, तो किसके द्वारा इसको विभाजित किया जाता है? कर्मचारियों द्वारा व्यय किए गए समय के आधार पर इसको बांटा जाता है। एलोकेशन ऑफ, हम बोले तो एक्सपेंसेस की बात कही गई है, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लो। एक कर्मचारी प्रतिमाह 12,000 की निश्चित पेंशन के साथ सेवा से निवृत्त होता है। उसने अपनी पेंशन से 10,000 रुपये का विनिमय कर दिया और पेंशन के विनियमित मूल्य के रूप में 8 लाख प्राप्त किए। यदि कर्मचारी को उपदान ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हुई है तो छूट मुक्त विनियमित पेंशन का गणना करें। दोस्तों हिंदी बहुत टफ लिखा है ना, विनियमित पेंशन का गणना करें। ओके, चलिए हमने कोशिश करी है दोस्तों। यहाँ पे आपको पूछा क्या है, हिंदी दोस्तों दे रखा है, बड़ी दिक्कत तो ये है, नहीं तो हम सॉल्व करके आपको दिखा देते। फिर भी दोस्तों मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने के लिए। क्या क्या रहा है, ठीक है। देखिए, एक कर्मचारी प्रति माह 12,000 की निश्चित पेंशन के साथ, प्रति माह इनका पेंशन कितना है ये देखते हैं। इनका पेंशन जो है ये 12,000 रुपये प्रति माह के पेंशन के साथ ये सेवानिवृत्त यानी रिटायर हुआ है 12,000 पेंशन के साथ, ठीक है। उसने अपनी पेंशन से 10,000 रुपये विनियमित कर दिया। विनियमित मतलब ये है उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग जो है पेंशन को कम्यूट कराना, ठीक है, उन्होंने कम्यूट कराया है। अगर दिया है और पेंशन विनियमित मूल्य के रूप में 8 लाख प्राप्त किया, ये 8 लाख प्राप्त किया है। अब जो है हम लोग देखते हैं कि यदि कर्मचारी को उपदान यानी ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं, यानी यहाँ से हमें ये पकड़ में आ गया कि ग्रेच्युटी से कवर्ड नहीं है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। बाकी आगे हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या है इसका मतलब, ये हमें हमसे इससे मतलब नहीं है। अब आते हैं, 8 लाख रुपए मिली है, ठीक है, 8 लाख मिली है। कितना पेंशन? 10,000 का पेंशन इन्होंने कम्यूट कराया था। तो आप निकालोगे कि इस 12,000 पर ये कितना होता है, नॉर्मल पेंशन हमारी कितनी होती, तो ये 10,000 यहाँ से 40 कैंसिल होगा और 12,96 9,60,000 रुपये क्या होती इनकी नॉर्मल पेंशन के हिसाब से निकल गया था। तो यहाँ पर जो 8 लाख पाया हुआ है इन लोगों ने, इसका जो है 1/3 हमारी क्या हो जाएगी, ये एग्जेम्प्ट ग्रेच्युटी हो जाएगी। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 या जो है 9 और 3 2 6, आपका हो जाएगा ये 3,20,000। ये एग्जेम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी 3,20,000। तो एग्जेम्प्टेड जो फिगर है, मैं इसको साफ साफ एक बार कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा बुरा लगेगा नहीं दो। ये हुआ 8 लाख रुपए, ठीक है। ये कितनी पेंशन पर थी दोस्तों, ये 10,000 पे थी। इसका 12,000 कर लो, 12,000 से अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आया, 9,60,000 रुपये। अब 9,60,000 का 1/3 क्या हो जाएगा हमारा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यानी 3,20,000 हमारी क्या हो गई, एग्जेम्प्टेड फिगर आ गई। और पाया कितना था ग्रेच्युटी दोस्तों, ये 8 लाख पाया था। इस 8 लाख में से इसको लेस कर देना है, तो कितनी आ जाएगी, ये 480 हमारी टैक्सेबल पेंशन हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा 480 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। टीडीएस में टीएनए लागू न करने की विफलता पर कितनी राशि का अर्थदंड होता है, तो ये है आपका 10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर टीडीएस एवं टीसीएस विवरण उपलब्ध कराने में विफल हो जाता है, तो वह टीडीएस या टीसीएस के अधीन प्रतिदिन के विलंब के लिए शुल्क का भुगतान करेगा।
तो कितना करेगा ये 200 रुपये पर डे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए LIC जीवन सुरक्षा या अन्य कंपनी की पेंशन फंड में योगदान देने पर अधिकतम कटौती कितनी मिलेगी। अब यहाँ से आप दोस्तों 10 जज कर लेना। जिसको कोई डाउट रही होगी कि ये PRBNL है तो यहाँ से भी देख सकते हो कि वित्तीय वर्ष कौन से पूछा गया आपको 2017-18, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितना इसकी कटौती मिलेगी, चूँकि इन्होंने बीमा फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो 1,50,000, ठीक है, 80C के तहत मिलता है। बाउचिंग का क्या अर्थ होता है, ऑडिट का क्वेश्चन आ गया। अभी इसमें कोई डाउट हो तो दोस्तों आप लोग देख लेना, है ना। बाउचिंग मतलब हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन या फिर बाउचिंग करते हैं। बाउचिंग किसका किया जाता है, हमारे जो भी हमारे रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, यहाँ जो भी इनकम्स होती हैं उनकी बाउचिंग होती है। तो यहाँ पे होगा क्या, एक लेन देन के समर्थन में प्रलेख प्रणाली की जांच किया जा सकता है ना। ये प्रलेख प्रणाली मतलब एक तरीके के सर्टिफिकेट की बात कही जा रही है, प्रमाण है, प्रलेखी प्रमाण है ना, तो इसकी जांच की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मचारी के अतिरिक्त योगदान प्राप्त न करने वाले कर्मचारियों के लिए धारा के अंतर्गत पेंशन छूट प्राप्त होती है। तो आप देख लो उसमें क्या है, धारा 10(10)(a) है ना। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 192 के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन पर TDS को किस प्रपत्र के अंतर्गत भरा जाना चाहिए। तो वेतन की बात कही गई है तो 24Q हो गया, ठीक है। लेखा परीक्षा आयोजन के दौरान वस्तुओं के क्रय का त्यापन किया जाता है, वस्तुओं के क्रय का त्यापन किया जाता है। तो ये भी देख लिया। ऑडिट का क्वेश्चन आपका है भंडारण, यहाँ पे भंडार रक्षक द्वारा रखे गए माल सूची अभिलेखों द्वारा वस्तुओं के लेन देन और उनके वास्तविक अस्तित्व को बताते हुए, ठीक है, इसका त्यापन किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक संगठन पृथक विभागीय निव्वल लाभ निर्धारित करने में रुचि रखता है, तो संगठन कह रहा है कि पृथक विभागीय निव्वल लाभ निर्धारित करने में रुचि रखता है तो क्या करना पड़ेगा। ये निव्वल का मतलब कि हमें लगता है ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है, ठीक है। प्रत्येक विभाग के लिए बहियों के अलग समुच्चय सेट रखे जाते हैं, तो ये सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 55 में इसमें क्वेश्चन है निधि सीमेंट ने 1 अप्रैल 2004 को चेक द्वारा 5 लाख में मशीनरी खरीदी। अनुमानित अवशिष्ट मूल्य उसका 20,000 है। प्रत्येक वर्ष में अंत में WDV पद्धति द्वारा 10% वार्षिक दर से मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। 31 मार्च 2006 की स्थिति के अनुसार मूल्यह्रास की राशि की गणना करनी है आपको। तो डेप्रिसिएशन है दोस्तों, मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आंसर आपके सामने है 45,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरकार मुख्यतः किन कंपनियों पर के वित्तीय विवरण का उपयोग करती है। सरकार मुख्यतः किसी कंपनी के वित्तीय विवरण का उपयोग करती है, तो वैधानिक कर्तव्यों और करों की गणना और शुल्क लगाने के लिए करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन अवधि समाप्त होने पर अनबिके माल यानी जो अनसोल्ड गुड्स है हमारा में सम्मिलित किए गए को उपयुक्त आरक्षित माल यानी कि स्टॉक रिजर्व बनाकर समाप्त कर दिया जाता है। तो ये क्या है हमारा अप्राप्त लाभ, ठीक है, अनरियलाइज, जिसको हम बोल सकते हैं प्रॉफिट है एक तरीके का। ATG के अंदर प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष के लिए दिए गए दान की अनुमानित कटौती है, तो ये है आपका 50%, ठीक है। विभागीय लेखांकन में आरक्षित माल डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन आ गया कि गणना किस रूप में की जाती है। तो यहाँ पे अनबिके माल स्टॉक का अंतरण गुणे अंतर मूल्य में सम्मिलित लाभ और बटे के क्या अंतर मूल्य, तो इस तरीके से इसका रिजर्व निकाला जाता है, ठीक है। धारा ATG के अंदर मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे और मस्जिद को दिए जाने वाले चंदे के लिए अनुमानित कटौती कितनी है, तो ये है 50%। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्र शाखाओं की पहचान के लिए अनुभव आधारित नियम क्या हैं। तो अनुभव आधारित नियम, ये पता नहीं क्या अनुभव आधारित मतलब एक्सपीरियंस्ड बेस्ड बता रहा। स्वतंत्र शाखाओं की पहचान के लिए अनुभव आधारित नियम क्या है, ठीक है। तो इसमें आंसर देख लो आप क्या करें, शाखा के लिए पृथक रूप से शेष परीक्षण का रखरखाव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा लेखा परीक्षा
का कौन सा मानक बताता है कि मिथ्या कथन को रोकना, पता लगाना और सुधारना प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व? बताइए, इतने स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन आ गए, एससी का आया है, ऑडिट का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो ये आपने पूछ लिया है। इसके जिस तरीके से हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है उसी तरीके से ये भी स्टैंडर्ड है, किसका, ऑडिट का है, ठीक ना। तो यहाँ पे 240, कौन कहेगा ये हमारे लेखालिपिक का पेपर है। उपदान में आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत छूट दी जाती है? तो उपदान की बात कर रहा है, किस अधिनियम के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत छूट दी जाती है? तो धारा 1010 है, ठीक है दोस्तों। वाकई में मैं बता दूं, पेपर बहुत स्ट्रांग बनी थी, ये पेपर वाकई में बनी थी, जो कि सिलेबस से 100% आउट ऑफ पूछा गया था, ठीक है। जो सिलेबस इन्होंने दिया था बुक अकाउंटेंसी में, बुक कीपिंग, बट पूछा देख रहे हैं इतने स्टैंडर्ड लेवल के। अभी तक इतने स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो आपको सही बता दें, एससी वगैरह आज तक असिस्टेंट अकाउंटेंट में नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन, ATG के अंतर्गत स्वच्छ भारत कोष के लिए दिए गए दान के लिए अनुमानित कटौती कितनी है? तो 100% है, बिना किसी सीमा के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासीय गृह संपत्ति के लिए गैर ऋण पर ब्याज के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80E के अंतर्गत कटौती प्राप्त करने के लिए आवासीय गृह संपत्ति का अधिकतम मूल्य कितना होगा? तो ये 50 लाख की लिमिट थी, ठीक है। यानी जो आप लोन लेकर भवन खरीदते हैं, बनवाते हैं, निर्माण कराते हैं, तो उसकी वैल्यू जो होगी, वो स्टैम्प वैल्यू होती है, वो 50 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 0 से लेकर 3,50,000 आय स्तर पर धारा 87A के अंतर्गत लागू छूट कितनी है? तो आपको बताना है छूट कितनी है। इसकी है 2500 रुपये। ATG के अंतर्गत परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए संस्था को दिए गए दान में अनुमानित कटौती कितनी है? बताओ, सब टैक्स ही टैक्स तो डाला है इसमें। आपका क्वेश्चन हुआ 100%, ठीक है, बिना किसी सीमा के। जब बहियों को अनुभागीय संतुलनकारी प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है तो दोहरी प्रविष्ट कर्जदार है और लेनदार बही में पूर्ण नहीं की जाती, इसके परिणाम स्वरूप कोई तैयार नहीं किया जा सकता। क्या? शेष परीक्षण की बात है, ठीक है, ऑडिट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संयंत्र और मशीनरी का सत्यापन करने के दौरान कौन सा लेखांकन मानक अनुपालन सुनिश्चित करता है? ये भी आपके ऑडिट के ही क्वेश्चन है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों को समझ लो, लिंक करके क्वेश्चन पूछा है। AS10 हमारा होता है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट। अवकाश यात्रा छूट के लिए उपलब्ध है, तो क्या है अवकाश यात्रा के लिए छूट के लिए उपलब्ध है? तो कालदर्शक कैलेंडर, है ना, वर्षों के एक खंड में 2 दौरे, ये हमारा ट्रैवलिंग अलाउंसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के 7वें अनुसूची में सांख्य सूची अर्थात सूची 1 की प्रविष्टि 82 ने कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे प्रदान? बताओ दोस्तों, इसमें ये भी डाल दिया है। बताइए, संविधान का एक क्वेश्चन डाल दिया है। कितनी नाइंसाफ़ी हुई है दोस्तों सबके साथ। वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ता हैं तो कौन है? तो ये स्वामी प्रबंधन, सरकार, उधारदाता, सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है, आदि। लेखा परीक्षा एक है, क्या है? एक स्वतंत्र परीक्षा होता है। लेखा परीक्षा मतलब ऑडिट हमारी जो होती है वो एक स्वतंत्र मैकेनिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन वर्ष 2018-19 के लिए धारा 80 DDB के अंतर्गत यदि रोगी एक निवासी है और 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु का एक वरिष्ठ नागरिक है तो चिकित्सा उपचार के संबंध में कितनी कटौती हो सकती है? 80,000 हो सकती है, ठीक है। चलिए, गंभीर अक्षमता वाले व्यक्ति के मामले में आकलन वर्ष 2018-19 के लिए TU के अंतर्गत अधिकतम कटौती कितनी हो सकती है? तो आपको 125 हो सकता है। तो ये आपके हैं दोस्तों लेखालिपिक का पेपर है। और अच्छा लगा, लोगों के साथ विश्वास आ जाएगा भाई, अब फिर से दिखा देते हैं हम लोगों को, है ना। कोई बात नहीं है, बार बार दिखाने कोई मतलब नहीं, टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं दोस्तों। आप लोग पढ़ो, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है, बार बार नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बार किया है तो बार बार ऐसा करेंगे दोस्तों। मैं ये कहूँगा कि बस एक बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो 2017 में ऐसा हुआ था पेपर में 17 के, बट अभी दोबारा ऐसा नहीं हुआ UP ऑर्डिनल, बट ऐसे ही पैटर्न आते हैं ना। लेकिन ये पेपर आपको मैं बता दूं दोस्तों, असिस्टेंट अकाउंटेंट के लेवल का पेपर कह नहीं सकते, उससे हाई लेवल है ना।
लेवल की अगर बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट के भी हाई लेवल हैं। फिलहाल दोस्तों कोई बात नहीं है। थैंक यू। आप सबको अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जिससे भविष्य में भी आपको इस तरीके की जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो बेल आइकन अगर प्रेस करके रखे रहेंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सबको।